जय हिंद साथियों। देखिए, अब हम भारत का भौगोलिक विभाजन पढ़ रहे थे। उस भौगोलिक विभाजन में हमने पिछले वीडियो में आपको हिमालय की जो श्रृंखलाएं, हिमालय का जो डिवीज़न है उसको मैंने आपको बता दिया। उसके पश्चात मैंने आपको जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है उन सभी मैदानों की मैंने आपको जानकारी उपलब्ध कराई है, काफ़ी डिटेल में, काफ़ी बारीकी से। अब जो तीसरा बड़ा ज्योग्राफिकल डिवीज़न है उसमें आता है आपका प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार से तात्पर्य है कि एक प्रायद्वीप वो होता है जो सराउंडेड बाय ओशियन वाटर, मतलब जो समुद्री जल से तीन ओर से घिरा हो, ऐसी संरचना को प्रायद्वीप कहते हैं। ऐसी जानकारी मैं आपको बता चुका हूँ। तो अभी आप जो भारत का जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर या फिर भौतिक विभाजन जो हम देख रहे हैं, उस भौतिक विभाजन के अंतर्गत मैं आपको प्रायद्वीपीय पठार की जानकारी दे रहा हूँ। इस प्रायद्वीपीय पठार का जो एक बड़ा भाग है उसको आप चित्र में देख सकते हैं कि वह कौन सा भाग है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जो प्रायद्वीपीय पठार है ये प्राचीन गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्राचीन गोंडवाना लैंड जब हिमालय पर्वत का उदय नहीं हुआ था तब ये जो भारत है ये ऊपर की ओर खिसकते हुए, जब मैंने आपको हिमालय की उत्पत्ति बताई थी तो आप हिमालय की उत्पत्ति वाला वीडियो देखिएगा। तो ये जो प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, जो दक्षिणी गोलार्ध का हिस्सा था, जो खिसकते हुए उत्तर की ओर गया, तो ये जा करके इसी जो गोंडवाना लैंड था इसी के टकराने से, यूरेशियन प्लेट के टकराने से हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। तो ये प्राचीन ठोस भाग है जो त्रिभुजाकार है, मतलब ट्रायंगल शेप में है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। इस त्रिभुजाकार आकृति में हम देखें तो इसकी जो ऊपरी सीमा है उससे लेकर के सुदूर दक्षिण तक जो प्रायद्वीपीय पठार है उसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है, जबकि पूर्व से पश्चिम की इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। और इसके साथ ही इसका जो टोटल क्षेत्रफल है वह 16 लाख वर्ग किलोमीटर है, स्क्वायर किलोमीटर है। जो प्रायद्वीपीय पठार है वो 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। और जानकारी के लिए अभी तो मैं बारीकी से इसके एक एक पठार के संदर्भ में बताऊंगा, लेकिन इसकी सबसे ऊंची चोटी जो पूरे प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी, या यूं कहें दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी, वो अन्नामुडी है जो अन्नामलाई पहाड़ियों पर स्थित है। लोकेशन ऑन मैप अन्नामुडी, अन्नामलाई ये कहाँ पर है मैं आपको बताऊंगा। इसका पूरा ढाल देखें तो ढाल हमें नदियों के बहने से पता चलता है कि प्रायद्वीपीय नदियाँ जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हुई यहाँ पर ज़्यादातर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। तो बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली जो नदियाँ हैं इससे हमें ढाल का पता चलता है, परंतु इस प्रायद्वीपीय पठार की जो अपवाद है वो है आपकी ताप्ती नदी और नर्मदा नदी। ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। उसका कारण है कि नर्मदा और ताप्ती दोनों रिफ्ट वैली से होकर के बहती हैं। रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी क्या है, तो इसके बारे में मैंने हिमालय की उत्पत्ति के समय में आपको बताया था कि ये पूरे गोंडवाना लैंड में एक क्रैक है, एक दरार है, जिससे होकर के नर्मदा और ताप्ती नदियाँ बहती हैं। भूकंप की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये वाला जो क्षेत्र है, जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, ये एक सुरक्षित क्षेत्र माना जाता है। मतलब इसमें अर्थक्वेक की संभावना बहुत कम है ना। परंतु जब महाराष्ट्र के लातूर में भूकंप आया, गुजरात के भुज में आया और जबलपुर में जब भूकंप आया, तो ये अवधारणा कि ये भूकंप से सुरक्षित क्षेत्र है, ये अवधारणा निराधार साबित हुई। इसका मतलब है कि कोई भी क्षेत्र जो है वो वहाँ पर भूकंप आ सकता है, परंतु फिर भी उत्तर भारत की तुलना में ये जो प्रायद्वीपीय भारत है वो भूकंप की दृष्टि से कहीं ज़्यादा सुरक्षित है। इसके बाद आगे बढ़ते हुए अपन देखते हैं कि ये देखिए, प्रायद्वीपीय पठार का यदि हम वर्गीकरण करते हैं, डिवीजन करते हैं और उसको बांटते हैं, तो हमें देखते हैं, आप भारत के नक्शे को देखिएगा कि पहले हिमालय पर्वत आएगा, उसके बाद उत्तर का विशाल मैदान जो कि नदियों द्वारा बनाया गया है, और उसके ठीक नीचे क्या लग जाएगा, प्रायद्वीपीय पठार लग जाएगा। तो प्रायद्वीपीय पठार जो समुद्र से तीन ओर से घिरा हुआ है, ऊपरी सीमा अगर देखें कि हिमालय
और इन सीमाओं के बीच में मैदान होगा, मतलब प्रायद्वीपीय पठार और हिमालय के बीच में ही उत्तर का विशाल मैदान है। तो हम देखते हैं कि इस प्रायद्वीपीय पठार की उत्तरी सीमाएं कौन कौन सी हैं। तो अभी अपन देखते हैं कि ये देखिए, आपको यहाँ पर राजस्थान का ये अरावली पर्वत दिखाई दे रहा होगा। ये अरावली पर्वत है जो दिल्ली से लेके गुजरात तक फैला हुआ है, और ये मेवाड़ श्रृंखलाएं हैं, मेवाड़ पर्वत है। यहाँ पर अपन उत्तर में देखें तो मध्य प्रदेश का जो उत्तरी क्षेत्र है, जहाँ पर विंध्याचल पर्वत है, तो विंध्याचल पर्वत के सभी पार्ट्स जो है ना, वो इसकी उत्तरी सीमा बनाते हैं। इसकी पूर्वी जो सीमा, पूर्वी पहाड़ियाँ हैं, उनको कैमूर हिल्स के नाम से जाना जाता है। इनका अलग अलग डिवीजन में भी मैं आपको बताऊँगा। इसके अलावा इसके पूर्व में चले जाएँ तो जो झारखंड का एरिया है, वहाँ पर राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। ये तो इस तरह अरावली, विंध्याचल और राजमहल की पहाड़ियाँ ये हिमालय पर्वत की उत्तरी सीमा बनाती है। इसके अलावा इसका पूर्वी हिस्सा जो शिलांग की पहाड़ियाँ, या अपन देखें मेघालय पठार के रूप में ये पूर्व की ओर चला गया है। तो याद रखना, नॉर्थ ईस्ट में जो गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ हैं, वो हिमालय का हिस्सा ना हो करके प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है ना। और प्रायद्वीपीय पठार और ये जो मेघालय का जो पठार है, ये इसके बीच में जो गैप आ गया है, इसको मालदा गैप के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं कि ये तो हमने आपको नॉर्थ लिमिट या उत्तरी एरिया, उत्तरी सीमाएं मैंने आपको बता दी। और उसके बाद में इसकी जो एक बॉर्डर लाइन गई है, पूरे प्रायद्वीपीय पठार के हिसाब से गई है। इसमें इसको कहा जाता है पश्चिमी घाट, और इसको कहा जाता है पूर्वी घाट। पूर्वी घाट, तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट वास्तव में ये पहाड़ियां ना हो करके ये पठार का, इस जो प्रायद्वीपीय पठार है, इसी का कगारी प्रदेश है। कगारी मतलब एक किनारे वाले क्षेत्र है, मतलब ये केक की तरह फूला हुआ भाग है और उसके किनारे यहाँ पर है, और ये तटीय क्षेत्र लग जाता है। मतलब यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर अरब सागर है। तो इनका जो तटीय क्षेत्र है, ये कोस्टल प्लेन कहलाते हैं या तटीय मैदान कहलाते हैं। ये वाले क्षेत्र इसमें आ जाते हैं। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट वास्तव में क्या है, ये प्रायद्वीपीय पठार के कगारी प्रदेश है। चलिए ठीक है। तो अब अपन इसके अंदर का अगर अपन डिवीजन करें और हमें अच्छी तरह से यदि इसको पढ़ना है कि प्रायद्वीपीय पठार क्या है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको क्लासिफाइड करते हैं। और क्लासिफाइड करने के लिए एक टेबल है, आप इसको देखें। इसको 4 पार्ट में आपको यहाँ पर बना हुआ ये दिखाई दे रहा है। इसमें नंबर 1 ए केंद्रीय उच्च भूमि है। इसके अंतर्गत अरावली पर्वत श्रेणी आ जाती है, मेवाड़ का पठार आ जाता है, ये मध्य प्रदेश का मालवा का पठार आ जाता है, बुंदेलखंड का पठार आ जाता है, विंध्यन श्रेणी आ जाती है, और सतपुड़ा श्रेणी आ जाती है। तो विंध्यन, सतपुड़ा, ये पूरा का पूरा, सतपुड़ा यहाँ पर नीचे साइड है, यहाँ पर सतपुड़ा माउंटेन है, ऊपर विंध्याचल है, बीच में से नर्मदा नदी बहती है। तो विंध्याचल, अभी इसको मैं और अच्छे से क्लासिफाइड करके आपको बताऊंगा। बाकी पूर्वी पठार के अंतर्गत छोटा नागपुर का पठार, जो कि आपका झारखंड एरिया में आ जाता है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ का जो पठार है, ये मध्य प्रदेश का पूर्वी साइड पड़ोसी देश है, राज्य है, सॉरी। और ये दंडकारण्य पठार, ये छत्तीसगढ़ का ही दक्षिणी हिस्सा है, जो कि दंडकारण्य के पठार के नाम से जाना जाता है। उत्तर पूर्वी पठार में जैसा कि हम जानते हैं मेघालय का पठार आता है। एक ही पठार है जो मैंने आपको बताया था कि ये इसी का हिस्सा है। और दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र में पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, जो कि प्रायद्वीपीय पठार के कगारी प्रदेश हैं, वो इनके अंतर्गत आते हैं। इसी क्लासिफिकेशन के अनुसार हम एक एक पठार को चुन चुन के पढ़ेंगे, है ना। एक एक पठार के बारे में मैं आपको डिटेल के साथ में बताऊंगा, इसमें लिखी समस्त जानकारी को, ठीक। तो ये पूरा का पूरा प्रायद्वीपीय पठार है, प्राचीन भूभाग है। निश्चित रूप से ये पठार आग्नेय चट्टानों से बना होगा। आग्नेय चट्टान पृथ्वी पर बनने वाली सबसे प्राथमिक चट्टानें थीं, और इसी कारण से जितने भी धात्विक खनिज मिलते हैं, मेटलिक जो मिनरल्स मिलते हैं, वो सभी प्रायद्वीपीय पठार में पाए जाते हैं। इसके अलावा ऊर्जा खनिज भी हमें प्रायद्वीपीय पठार में देखने को मिलते हैं। तो इसके
अभी हम इसके एक एक पठार, एक एक अंग का डिवीजन करेंगे, लेकिन उसके पहले हम इसके स्ट्रक्चर को और थोड़ा सा आपने क्लासिफिकेशन को आप अच्छी तरह से समझ लेना। ये जो है ना, इसको कहते हैं दक्कन का पठार, दक्कन का क्षेत्र है, दक्कन ट्रैप बोलते हैं, डेक्कन ट्रैप, जो कि पूरे महाराष्ट्र में फैला हुआ है। इसके ऊपर मध्य प्रदेश का मालवा लगता है, यहाँ पर ये आंध्र प्रदेश, मतलब ये तेलंगाना आंध्र प्रदेश का पठार लगता है, आंध्र प्रदेश का पठार लगता है, ये कर्नाटक का पठार लगता है यहाँ पर। और यहाँ पर आप देखें तो ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर आपका छोटा नागपुर का पठार है, ये मध्य प्रदेश। चूँकि मध्य प्रदेश को तो हम आपको अलग से करके बता देंगे कि मध्य प्रदेश के जो अलग अलग डिवीज़न होते हैं वो इनको ज़्यादा डिटेल में हम आपको बता देंगे मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम की दृष्टि से। यदि हम देखें तो ये वाला पूरा बुंदेलखंड का पठार है ना, और ये एक रिफ्ट वैली है जो मैंने आपको पहले ही बताई थी, नर्मदा सोन रिफ्ट वैली है। ये बुंदेलखंड, ये मध्य भारत का पठार है, इसका नाम मालवा है, मालवा का पठार है, ये बुंदेलखंड है। और नर्मदा सोन वैली है, यहाँ पर ये सतपुड़ा हिल्स हैं, सतपुड़ा हिल्स हैं। ऊपर यहाँ पर पूरे में ये विंध्याचल हिल्स हैं, ये बघेलखंड का पठार है। तो मध्य प्रदेश के पठारों को हम काफ़ी डिटेल में आपको बता देंगे, बट अभी आप इसके जो सूक्ष्म क्लासिफिकेशन है उसको समझे बिना आप बड़ा जो क्लासिफिकेशन है उसको आप समझ लीजिए, और फिर हम एक एक करके आपको पठारों की जानकारी देंगे। प्रायद्वीपीय पठार आपके कंप्लीट होंगे। इसके अलावा अब हम आपको इसके एक अंग अरावली पर्वत की जानकारी फिलहाल दे रहे हैं, उसके बाद में अगले पठार अगली क्लास में बताऊंगा। तो अभी आप अरावली पर्वत के बारे में देखिए। अरावली पर्वत जो है ये भारत के राजस्थान में, मतलब उत्तर पश्चिम क्षेत्र में आप इस डायरेक्शन में फैला हुआ है। ये डायरेक्शन है, अगर डायरेक्शन देखें तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो ये नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की ओर इस तरह से राजस्थान में फैला हुआ है। इसकी कुल लंबाई 800 किलोमीटर है, और ये गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली में जो रायसीना हिल्स हैं, जिस पर राष्ट्रपति जी का भवन बना हुआ है रायसीना हिल्स पे, वो वहाँ तक जाती हैं, और इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। इस अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो 1722 मीटर ऊंची है, और ये आबू पर्वत पर स्थित है। आबू पर्वत, जिसको माउंट आबू कहा जाता है, माउंट आबू एक जैनों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है, जहाँ पर दिलवाड़ा के जैन मंदिर हैं। तो ये माउंट आबू गुरु शिखर, ये 800 किलोमीटर लंबा ये अरावली पर्वत है। भारत का ही नहीं, विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से, ओल्डेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, सबसे पुराने पर्वतों में से एक है। ये प्री कैम्ब्रियन काल के हैं, मतलब जब हमारी जो टेबल है, जो कैलेंडर है, वो ही नहीं शुरू हुआ था, उसके पहले ये सबसे पहले बनने वाली संरचनाएं हैं। इसमें प्री कैम्ब्रियन युग कहा जाता है, क्योंकि कैम्ब्रियन युग से कैलेंडर शुरू होता है, इसलिए अब इसके अवशेष भाग ही बचे हुए हैं। ये अवशिष्ट पहाड़ियां हैं, रेसिडुअल हिल्स हैं, क्योंकि ताप और वर्षा के कारण ये पर्वत घिस घिस के बहुत ही कमज़ोर हो चुके हैं, ये और ये अपना शेप जो है ना गोलाकार ले चुके हैं। इसके अलावा इस पर्वत के अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम हैं। उत्तर से पश्चिम में यहीं पर आपको जरगा हिल्स मिलती हैं, मारवाड़ हिल्स मिलती हैं, अलवर के पास में हर्षनाथ पहाड़ियाँ मिलती हैं। वास्तव में अरावली पर्वत की जो है वो एक वाटर डिवाइडर या जल विभाजक का काम करता है। जल विभाजक वो होता है जो दो नदी तंत्रों को आपस में मिलने नहीं देता। जैसा कि हम जानते हैं, इसके वेस्ट से, पश्चिम से माही और लूनी नदियां निकलती हैं। माही और लूनी नदियां जो कि गुजरात के कच्छ के रन में जाकर मिल जाती हैं, और पूर्वी दिशा से इससे बनास नदी निकलती है, जो कि चंबल की सहायक नदी है। तो इस तरह से एक वाटर डिवाइडर का काम करता है। इस अरावली पर्वत के बारे में एक और महत्वपूर्ण जानकारी है कि इसकी जो दिशा है, डायरेक्शन है, ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होने की वजह से जो हमारे यहाँ पर मानसून आता है, वो मानसून पर्वत, मानसूनी जो पवनें हैं वो इसके पैरेलली होकर के दोनों साइड से इस तरह से निकल जाती हैं। अर्थात ये जो मानसूनी पवनें हैं, इनको रोक पाने में असफल होता है। यदि यही पर्वत इस डायरेक्शन में होता
तो यहाँ पर राजस्थान के क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा हो पाती, लेकिन ये मानसूनी पवनों के समानांतर है, पैरेलली है, और इसलिए राजस्थान में अल्प वर्षा का एक महत्वपूर्ण कारण भी है। तो इस तरह से आपने अरावली पर्वत के बारे में जो क्वेश्चन बनते हैं, जो जानकारी आपको आवश्यक है, वो आवश्यक जानकारी मैंने आपको दी। अगली क्लास में मैं आपको अगली क्लास में मैं आपको अन्य पठारों को टुकड़ों टुकड़ों में मैं आपको बताऊंगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं आपको इसकी जानकारी दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। और आप लगातार पढ़ते रहिए, और जहाँ तक मेरी जानकारी का यदि आप लाभ उठा सकते हैं तो आप उठाइए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।